हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और अपनी पिछली क्लास में अपन ने बात कर रहे थे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पैसिव हमने बनाया था। उसके बाद में हमने कुछ सब्जेक्ट की बात की थी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें पैसिव के अंदर रिमूव कर दिया जाता है, उनको पैसिव में नहीं लिखा जाता है। वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ तक की बातें हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं के साथ में बाई प्रपोजिशन नहीं लगता है। देखिए बच्चों, पैसिव के अंदर हम पढ़ते हैं कि पैसिव में बाई प्रपोजिशन के साथ में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं के साथ बाई नहीं लग करके कोई अन्य प्रपोजिशन लेती हैं। आज मैं उन क्रियाओं की बात करूंगा। तो लेट अस सी ऑन द बोर्ड, देखते हैं। तो आज हम देख रहे हैं द वर्ब दैट टेक्स द टेक अदर प्रीपोजिशन इंस्टेड ऑफ बाई, यानी बाई प्रपोजिशन के अलावा जो अन्य प्रपोजिशन लेती हैं उन क्रियाओं की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे क्रिया होती है आपकी प्लीज, एक क्रिया होती है आपकी डिसप्लीज। इसी का अपोजिट जब हम बनाते हैं तो डिसप्लीज। ऐसे ही क्रिया होती है आपकी क्वेरल, झगड़ा करना। क्वेरल के बाद में आपकी एक वर्ब आती है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई के साथ में इसका जब हम अपोजिट बना देते हैं तो ये बन जाता है डिससेटिस्फाई। एक वर्ब आती है आपकी डिस्गस्ट। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के साथ में जब इनको पैसिव बनाया जाएगा तो बाई नहीं लग करके इनके साथ में जो प्रपोजिशन आएगा वो आएगा विथ। यानी ये वे क्रियाएं हैं जो अपने साथ में बाई प्रपोजिशन नहीं लेकर के विथ प्रपोजिशन लेती हैं। ऐसे ही हम दूसरी क्रियाओं की बात करें, जैसे क्रिया होती है आपकी सरप्राइज, एस्टोनिश, ठीक है। एक क्रिया होती है आपकी अमेज। अमेज का मतलब भी आश्चर्यचकित करना होता है। ऐसी क्रिया होती है आपकी नोक। नोक के बाद में एक क्रिया होती है आपकी शॉक। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के साथ बाई प्रपोजिशन नहीं लग करके इनके साथ में एक दूसरा प्रपोजिशन आएगा एट। इसी के समान कुछ और भी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ में बाई नहीं लगेगा। तो वो और कौन सी क्रिया हो सकती हैं? तो देखिए बच्चों, एक क्रिया होती है आपको पता है, एक नो क्रिया होगी आपकी एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज का अभ्यस्त होना। एक क्रिया होती है आपकी लिसन, ठीक है। लिसन के साथ साथ एक क्रिया होती है आपकी प्रीफर। प्रीफर क्रिया होगी आपकी कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। प्रीफर का मतलब होता है लाइक करना, ज़्यादा चाहना। एक आपकी वर्ब होती है इनवाइट। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के साथ में भी बाई नहीं लगता है और इन क्रियाओं के साथ जो प्रपोजिशन आएगा वो आएगा टू। यानी ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ में टू प्रपोजिशन लगता है। ऐसे इसके समान एक वर्ब होती है इंटरेस्ट। एक वर्ब आके आई आपकी इंटरेस्ट। ऐसे इंटरेस्ट के साथ साथ मैं इसका अपोजिट बनाऊं तो डिसइंटरेस्ट। ये दोनों ऐसी क्रियाएं हैं, इनके साथ में बाई नहीं लग करके इन प्रपोजिशन
लगता है। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं थी जिन क्रियाओं के साथ बाई प्रपोजिशन नहीं आकर के टू प्रपोजिशन आता है, या एट प्रपोजिशन आता है, या इन आता है, या विद आता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो बाई के अलावा कुछ अन्य प्रपोजिशन लेती हैं। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूं। जैसे हिज रिजल्ट शॉक्ड द टीचर। ठीक है। अब जब इसका पैसिव बनाया जाएगा तो आपको पता है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बनाना बिल्कुल सिंपल है। तो यहां से ऑब्जेक्ट को उठा लिया, द टीचर, सेकंड फॉर्म आ रही है इसलिए यहां हम बी का सेकंड फॉर्म देते हुए वॉच शॉक्ड। ठीक है। अब बात यह है कि ये सब्जेक्ट को जब यहां पर लिखा जाएगा तो यहां पर बाई प्रपोजिशन नहीं आकर के, ठीक है, शौक है, इसका मतलब शौक क्रिया के साथ में जो प्रपोजिशन आएगा वो आएगा एट हिज रिजल्ट। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखिए। जैसे हिज बिहेवियर डिस्प्लीज्ड मी। ठीक है। अब देखिए चूंकि डिस्प्लीज आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लीज के साथ में जो प्रपोजिशन आएगा वो विद आएगा। तो इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो बनेगा आई वॉज डिस्प्लीज्ड विद हिज बिहेवियर, with his behavior। तो इस प्रकार से, और देखिए he had satisfied his parents। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे, हिज पेरेंट्स हैड्स से क्रिया यथावत रहेगी। क्योंकि मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म है इसलिए यहां पर हमने तीसरा फॉर्म रख दिया, हैड बीन सेटिस्फाइड। ठीक है। और विद हिम। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी क्रियाएं हैं ठीक है, जो क्रियाएं अपने साथ बाई प्रपोजिशन नहीं लेकर के कुछ अन्य प्रपोजिशन लेती हैं, और इन क्रियाओं का जो पैसिव बनाया जाएगा वो इस प्रकार से बनाया जाता है। और हम कुछ आगे की बातें करते हैं। जब हम आगे की बात करते हैं तो अगला जो अपना पैसिव आता है, अब हम अगले पैसिव की बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स तीनों प्रकार के वाक्य आप पढ़ चुके हैं। बियर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगले इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो चलिए अब अपना टॉपिक डालेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं मैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। तो बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं द सेंटेंस विच encourage you, the sentence which inspire you, the sentence which force you to tell something about। ऐसा वाक्य जो कुछ बोलने के लिए प्रेरित करता है वही वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। हिंदी में इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जो एक ऐसा वाक्य जो हमें बोलने के लिए प्रेरित करता है, यानी किसी व्यक्ति को कुछ कहने के लिए प्रेरित करता है, वही आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहला होता है आपका जो भी एच बी से यानी जिसको फॉर्म्ड विथ हेल्पिंग वर्ब, एक तो वे होंगे जो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं, और एक सेकंड की बात करें हम तो दूसरे होते हैं जो कि फॉर्म्ड विथ WH वर्ड्स, जो WH शब्दों से बनाए जाते हैं। ठीक है। एक तो वे जो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं, दूसरे वे जो WH से बनाए जाते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा और समझ लीजिए कि हमने पहले समझा है कि सहायक क्रिया से बनने वाले प्रश्न वे होते हैं जिनका उत्तर यस नो में दिया जाता है। द क्वेश्चन दैट आर रिप्लाइड विथ यस और नो, जिनका उत्तर यस नो में दिया जाता है उनको सहायक क्रिया से बनाया जाता है। जिन प्रश्नों का उत्तर यस नो में नहीं दिया जाता, जिनके उत्तर के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, ऐसे वाक्यों को, ऐसे यानी प्रश्नों को WH की सहायता से बनाते हैं। क्लियर है। अब जब हम बात करते हैं WH की, तो बेटा WH जो है पैसिव में हमें यहाँ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि WH जो होंगे इनको हम दो भागों में बांट लेंगे। ठीक है। यानी कुछ WH तो ऐसे होते हैं जो जिनके साथ में WH आएगा और WH के तुरंत बाद में एक हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट होगा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। और एक दूसरा जो WH होता है उससे जो प्रश्न बनते हैं, WH और WH के तुरंत बाद में कोई नाउन आएगी, नाउन के बाद में आपकी HP होगी और HP के बाद में सब्जेक्ट होगा। इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि WH जो होंगे, ये WH का अपना अलग अलग काम है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक की बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे HB से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों का पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है। तो देखिए, अब मैं बात करूंगा कन्वर्ट इनटू पैसिव। पैसिव बनाइए। फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से हैं जो कि स्टार्ट्स विथ HB, जो HB से शुरू होंगे उनकी मैं बात करूंगा। देखिए, चाहे प्रश्नवाचक वाक्य हो, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, पैसिव बनाने का सिंपल फार्मूला है, वही फार्मूला है जो आपने पहले यूज किए हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की विशेषता ये होती है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है।
इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब प्रश्नवाचक वाक्य की जब हम बना रहे हैं, जब इसको पैसिव में बनाया जाएगा तो पैसिव में हम क्या करेंगे कि सहायक क्रिया अपनी यथावत रहेगी, सहायक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी सहायक क्रिया कर्ता से पहले है तो पैसिव में भी वो क्रिया कर्ता से पहले ही रहेगी। उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी। सेकंड चीज है कि ऑब्जेक्ट जो होगा आपका, वो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी आपकी वर्ब होगी, और वर्ब के बाद में आपका जो सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर पहुंच जाएगा, और अंत में वही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। यानी अंतर कहाँ पर है? अंतर कुछ नहीं किया हमने, केवल इतना किया है कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के नियम है वो लगाए हैं, बाकी सहायक क्रिया अपनी यथावत रहती है। तो देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आर यू राइटिंग ए लेटर। अब जब इसका पैसिव बनाया जाएगा तो आपको पता है आर यू सहायक क्रिया आपकी आर है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया यथावत रहेगी, यानी असर्टिव सेंटेंस में सहायक क्रिया कर्ता से पहले रहती है, पैसिव में भी सहायक क्रिया कर्ता से पहले ही रहेगी। सहायक क्रिया का वही नियम है जो आपने पैसिव में पढ़ा है कि सहायक क्रिया यथावत रहेगी तो यहाँ पर ही रहेगी। दूसरी बात, यदि कर्ता का वचन बदल रहा है तो कर्ता के वचन के अकॉर्डिंग उसमें जो आवश्यक परिवर्तन होते हैं वो कर दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर हमने यू की बात किया है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो इसके अकॉर्डिंग ये, लेकिन अब यू सब्जेक्ट नहीं रहेगा, यू ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ए लेटर बनेगा, तो ये लेटर के अकॉर्डिंग जो भी सहायक क्रिया में परिवर्तन होगा उसे किया जाएगा। तो यहाँ पर जब हम ए लेटर लिखेंगे तो इसके हिसाब से यहाँ पर सहायक क्रिया होगी एज ए लेटर। क्लियर है? क्या किया? सहायक क्रिया यथावत पहला नियम, द हेल्पिंग वर्ब रिमेन्स एज इट, ठीक है। दूसरा नियम वही होता है कि ऑब्जेक्ट जो होगा विल रिप्लेस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिप्लेस सब्जेक्ट का रिप्लेस करेगा। तीसरी चीज, आपका तीसरा नियम आता है बी क्रिया का नियम। बी क्रिया का वही नियम है जो आपने पहले पढ़ा है कि बी क्रिया का जो फॉर्म आएगा, बी वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब्स फॉर्म, मुख्य क्रिया के फॉर्म के अकॉर्डिंग बी वर्ब लगाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, बी क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे बीइंग, और मुख्य क्रिया का वही तीसरा फॉर्म आएगा रिटेन, ठीक है, बाई से कर्ता जोड़ दीजिए यू, ठीक है। और देखिए डू यू नो माई नेम। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं कि यदि सहायक क्रिया, यदि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला प्रश्न यदि डू या डज से शुरू हुआ है, ठीक है, यानी मैं ये कह दूं कि इफ द सेंटेंस, इफ द हेल्पिंग वर्ब इज डू डच, ठीक है, इट will be changed into is am are, ठीक है, according to the subject in passive। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा यदि आपके एक्टिव के सेंटेंस में सहायक क्रिया डू है,
ठीक है। तो इस डू सहायक क्रिया को पैसिव के अंदर एजेएमआर में कन्वर्ट करेंगे। उदाहरण देखिए मैंने कहा जैसे डू यू नो माई नेम। अब इसका जब पैसिव हम बनाएंगे तो इसका पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे हम, तो देखिए इसका जो पैसिव बनेगा, इसका जो हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे देखिए मैंने कहा अभी जब सहायक क्रिया डू या डज हो तो हम क्या करेंगे, डू डज को एजेएमआर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो एजेएमआर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, इसमें सब्जेक्ट पैसिव में जब आएगा तो माई नेम जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा इज माई नेम। दोबारा समझिए मैंने कैसे किया इसको मैंने कहा इस वाक्य का जब हम पैसिव बनाएंगे तो इस वाक्य में ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट बनेगा तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एजेएमआर में से कुछ लगाना है क्योंकि सहायक क्रिया डू है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ एज का प्रयोग किया है। और मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म नॉन अभी हमने पढ़ा था कि नो एक ऐसी क्रिया है जिसके साथ में बाई नहीं लग करके टू लगता है और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है और देखिए डिड यू डिपॉजिट योर ट्यूशन फीस क्या आपने अपनी ट्यूशन फीस जमा कराई। तो देखिए इसका अब देखो सहायक क्रिया क्या है, डिड है। तो डिड का नियम क्या है कि यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य वो डिड से बना है, ठीक है, यदि सेंटेंस आपका किससे बना हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, इफ द हेल्पिंग वर्ब इज डिड, यदि सहायक क्रिया डिड है, ठीक है तो इट विल चेंज इन वॉज वर, ठीक है, वही अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन पैसिव। अब पैसिव में हम क्या करेंगे कि इसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के हिसाब से इसे बॉज या बर में हम बदल देते हैं, या तो बॉज आएगा या बर आएगा। अब यहां पर देखिएगा यहां पर योर ट्यूशन फीस, इसको आप पैसे बनाएंगे तो इसको बॉज बर में चेंज करो पहले तो यहां पर बॉज आएगा। अब बर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि योर ट्यूशन फीस यहां पर वही करता आपका सिंगुलर नंबर है, वॉच योर ट्यूशन फीस डिपॉजिटेड, ठीक है क्रिया की तीसरी फॉर्म आ गई और बाई से कर्ता जोड़ दो, बाई यू, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम पैसिव बनाते हैं। तो सहायक क्रिया से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों का पैसिव कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। और हम आगे कुछ सेंटेंसों की बात करते हैं, कुछ सेंटेंस और देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए कुछ उदाहरण और देखते हैं। हैव यू
हैव दे सीन द ताज, क्या उन्होंने ताज देखा है? तो इसका जब हम पैसे बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर ताज से सिंगुलर नंबर है, ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर एंड द सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर। व्हेन वी विल कन्वर्ट इनटू पैसिव, जब हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट विल रिप्लेस द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे। अब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सहायक क्रिया आपकी बदल जाएगी, हैव की जगह यहाँ पर हो जाएगा हैज द ताज। ओके। अब देखिए दूसरी बात यह है कि मैंने अभी आपको कहा कि पहला नियम आपका सहायक क्रिया का हो गया, दूसरा आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया। तीसरे नियम पर आ जाइए। तीसरा नियम कहता है विक्रिया का नियम। तो विक्रिया का नियम कैसा होगा? मुख्य क्रिया के अकॉर्डिंग विक्रिया का फॉर्म लगा लीजिए। तो मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म है, सो विक्रिया का तीसरा फॉर्म बनेगा बीन। हैज द ताज बीन सीन। ठीक है। और यहां पर देखिए बाई देम आप चाहो तो लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट जब होता है तो आप उनको भले ही कोष्टक में लिख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ये आपको मैंने पहले बता दिया है। ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों का हम पैसिव इस प्रकार से बनाएंगे। ये प्रश्नवाचक वाक्यों की बात थी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनका उत्तर यस नो में दिया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी एक सेंटेंस के साथ में दो वाक्य आ जाते हैं, दो स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो कुछ एक आध एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे तो देखिए बनाइए पैसिव। ऑब्जेक्ट को आगे ले लीजिएगा, ए सॉन्ग। अब चूंकि सहायक क्रिया को तो हम यथावत रखेंगे ही, तो हैज ए सॉन्ग वही क्रिया की बी क्रिया का तीसरा फॉर्म बीन शंग बाई राधा इन द पार्टी। तो कुछ इस प्रकार से हम इन प्रश्नवाचक वाक्यों का पैसिव बनाते हैं। इसके बाद में आपके कुछ दूसरे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जो सहायक क्रिया से, जो WH की सहायता से बनते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे WH से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए अब हम बात करते हैं WH। WH से बनने वाले इंटेरोगेटिव। कौन से? जो कि स्टार्ट्स विथ WH वर्ड्स। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो WH वर्ड होते हैं ये कौन कौन से WH वर्ड हैं इनको समझिए। देखिए WH वर्ड जो होते हैं, हम WH वर्ड को कहें तो बे शब्द जो WH से स्टार्ट होते हैं, द वर्ड्स द इंटेरोगेटिव वर्ड दैट स्टार्ट विद WH। अब जैसे मैंने कहा हूँ, whom, what,
why, when, where, how। ठीक है। इसके अलावा which, whose, how many, how much। ये कुछ WH हैं। अब देखिए इनको हमने अलग अलग ग्रुप में लिखा है, तो इनकी खास बात क्या है कि ये WH को हम दो ग्रुप में इसलिए बांट सकते हैं कि कुछ WH तो ऐसे होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होगा, यदि इस ग्रुप की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि पहले तो कोई WH आएगा और WH के बाद में नाउन आएगी और नाउन के बाद में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और उसके बाद कुछ होगा। कुछ WH ऐसे होते हैं जो WH और WH के बाद में सीधी हेल्पिंग वर्ब आएगी और सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगी। तो जैसा हमने अलग अलग ये लिखा है, तो ये तो ऐसे WH हैं जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, ये WH ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। यानी हुच या बिच, हाउ मेनी, ये ऐसे WH हैं जिनके साथ हमेशा एक नाउन आएगी। जबकि इन WH की हम जब बात कर रहे हैं हूँ, whom, what, why, हैं, when, where, how, ये ऐसे WH हैं इनके साथ हमेशा एक सहायक क्रिया आती है। दूसरी बात, इन WH की जब हम बात करते हैं तो इन WH का जो प्रयोग होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। एक WH जो होता है वो कई प्रकार से फंक्शन कर सकता है, यानी वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, कहीं ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, कहीं पर एज ए एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इनका अलग अलग फंक्शन होता है, तो उनका अलग अलग प्रकार से पैसिव बनाया जाता है। तो हम एक एक अब WH की बात करेंगे और एक एक WH पर उसका हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें, इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, प्रत्येक WH का अलग अलग पैसिव कैसे बनता है, ये बात करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।